धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा। सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा फायदा। पीएम के दौरे को लेकर सीएम धामी ने दी जानकारी। गूंजी गांव के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज। कहा पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव। चारधाम और हेमकुंड यात्रा में खराब मौसम ने यात्रियों की बढ़ाई मुश्किलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से की अपील। कहा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रा को करें प्लान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की दी जानकारी। कहा 9 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने जनता के मन में बनाया विश्वास। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन एवं राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता था। कार्यकाल के साथ साथ उम्र भी बढ़ा दी गई है। वहीं आयु भी 65 से बढ़ाकर के 68 कर दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई है देहरादून में, जहां पर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। विद्युत विभाग की 2021-22 की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। राजस्व विभाग में संग्रह जमीन की नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ खनिज परिहार नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ अवैध खनन में रॉयल्टी का 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। हल्द्वानी में उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया जाएगा। श्री केदारनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के मुताबिक रास्ते में 4 चिंतन शिविर बनाए जा रहे हैं, जो भारत सरकार का कल्चर मिनिस्ट्री बना रही थी। और उनके ऊपर जो केदारनाथ विकास प्राधिकरण है, इन्होंने करीब 75 लाख रुपए की फीस लगाई थी। तो भारत सरकार का अनुरोध आया था कि उनका कैबिनेट से सारा कुछ स्वीकृत हो चुका है। अगला छठा मद पर्यटन विभाग का था। इसमें आप जानते ही हैं कि गत वर्षों में पर्यटन विभाग की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं और जिलों में पर्यटन विभाग के डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के अलावा बहुत कम कर्मचारी हैं। तो उसका ढांचा भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो कुल 37 पद, पहले 269 थे, 37 पद बढ़ाए गए हैं, जिसमें 12 मुख्यालय पर और 25 पद जनपदों में और दिए जाएंगे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 21-22 की वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट सदन में विधानसभा के पटल पे रखने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी। हल्द्वानी शिफ्ट करने का पहले कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी थी। उसके बाद भारत सरकार से भी सैद्धांतिक सहमति आ गई है और आज की कैबिनेट ने 26.08 हेक्टेयर वन भूमि जो हल्द्वानी में गोलापार स्टेट क्रिकेट स्टेडियम के साथ लगी हुई है, उस भूमि को इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए सहमति दी। 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति की योजना स्वीकृत की गई थी। इसी तरह एक बहुत ही बढ़िया योजना जो प्रदेश के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको बहुत ही, जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। प्रदेश में इन दिनों हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर बिगड़ता मौसम प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ती ही जा रही हैं। मौसम विभाग ने 2 जून तक भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करने की अपील की है। मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूंकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु, उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव गूंजी में तैयारियां तेज की जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड वासियों का बेताबी से इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी पीएम राज्य में पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप दे करके जाते हैं। हाल ही में राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी गई है। उम्मीद है कि जब पीएम इस बार आएंगे तो कुछ सौगात उत्तराखंड को जरूर देकर के जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के देश में 51 जगह पर रैली होनी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी पीएम का दौरा प्रस्तावित है। अंदर उनके कार्यक्रम होने हैं, तो उस कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तराखंड वासियों को भी हमेशा उनका इंतजार रहता है कि वो उत्तराखंड आएँ और यहाँ की भूमि से उनका विशेष लगाव है। और उसके कारण से वो जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उत्तराखंड को सौगात देकर गए हैं। अभी हमको वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, उन्होंने 9 रत्न दिए हैं विकास के। निश्चित रूप से इन सब के कारण से हर उत्तराखंड वासी उनका इंतजार करता है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों से मिलेंगे भी और आगे के कार्यक्रमों को भी बढ़ाने का जो है उनका आह्वान रहता है हमें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर से अपने संगठन के कार्यक्रमों को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी के कार्यक्रमों से डरती है, इसलिए तो अब भी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों से कांग्रेस घबरा रही है। वहीं यह भी कहा कि पार्टी ने कर्नाटक चुनाव से पहले ही अपने महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय कर ली थी। उस रूपरेखा के तहत सभी पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस हमारे कार्यक्रम से घबराती है। हमारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले हमारे महासंपर्क अभियान की योजना बन चुकी थी और उस कार्यक्रम को हमने व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से अभी कार्यक्रम लिए हैं। इसके साथ साथ हमने हर क्षेत्र के विशिष्ट नागरिकों से भी संपर्क का अपना लक्ष्य तय किया है और उसकी सूची हमारी बन रही है। कल विधिवत रूप से प्रांत में हम कुछ प्रयास करेंगे, कुछ नाम हम कल उजागर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रत्येक लोकसभा के अंदर हमारे सांसद हो गए, केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रयास होंगी। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री अपना परिवार, अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 7 स्थानों में मीडिया प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। 20 से लेकर के 30 जून तक जनता से सीधा संवाद होगा। देश भर में 500 से अधिक सभाएं, मैंने आपको जानकारी में बताया है। ये लोकसभा स्तर की सभाएं, बड़ी सभाएं 51 की, इसमें राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी रहेगी, लेकिन लोकसभा स्तर पर भी उन्होंने बड़ी सभाओं का आयोजन किया है। तो ऐसी हमारी 5 लोकसभा के अंदर ये सभाएं होंगी, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। 600 से अधिक प्रेस पूरे देश में होनी है। तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा केंद्र के तहत हमारे यहाँ भी प्रत्येक लोकसभा के अंदर हमने 7 स्थानों पर की अपनी प्रेस की व्यवस्था इस रूप में की है। हमने प्रत्येक जिला केंद्र पर जो हमारे महासंपर्क अभियान की टोली है, वो जिला केंद्र पर उस भाषण को सुनेगी कि वो विषय लेकर फिर हम नीचे तक जाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर में खनन माफिया का अवैध कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने की बारी आ गई है, क्योंकि वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार से 8 चेकिंग अस्थायी बैरियर पास करा लिए हैं। बस अब इंतजार है तो धामी सरकार का बजट पास करने का, जिसके बाद अस्थायी बैरियर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 24 घंटे अधिकारी इन बैरियर के माध्यम से अवैध खनन और अवैध कारोबार पर शिकंजा कस सकेंगे। चंपावत के बनवसा में यूपी सिंचाई विभाग ने शारदा बैराज के पास बेलबद्ध गोठवासियों को नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह में भूमि खाली कराने का नोटिस जारी हुआ है। विभाग ने 68 परिवारों को नोटिस दिए हैं। इससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है। बेलबद्ध गोठवासी सालों से यहाँ रह रहे हैं। बरसात में बाढ़ के समय वे प्रशासन की भी मदद करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारी नोटिस मिलने से उन्हें बेघर होने का डर सताने लगा है। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि उन्हें भूमि का मालिकाना हक भले ही ना मिले, लेकिन उनसे उनका घर न छीना जाए।
तो वहीं यूपी कैनाल के एसडीओ प्रशांत कुमार ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों राज्यों के उच्चाधिकारियों की आपसी सहमति के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। द्वारा बुलाया गया था, बोले आप यहाँ झोपड़पट्टी डाल के वो लोग यहाँ पर रहे थे। ठीक, अब उन्हें छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, नाती नतकर हैं, हमारी पीढ़ी से पीढ़ियाँ गुजर गई। अब हम कहाँ को जाएंगे? हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य सारा बेकार हो जाएगा। कहाँ जाए? हमारे ऊपर तो छत भी नहीं है, कहीं ताश पातन भी नहीं कि जाके कहीं ठिकाना कर लेंगे अपना। कहाँ को जाएंगे? हमारी तो धामी जी से यही है कि हमें यहीं रहने दें। स्थिति सर ऐसा है कि सन 1922-23 के दशक से किसी की तीसरी पीढ़ी है, किसी की चौथी पीढ़ी है, और सरकार ने हमको बिजली, पानी, जितनी भी व्यवस्थाएं थीं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोदय से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि इनको कहीं भी आशियाना दिया जाए, इनको सर छुपाने की जगह दी जाए, व्यवस्थित किया जाए। उच्च अधिकारियों की वार्ता हो रही है आपस में, दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों का। जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। चमोली जिले में पूर्व सैनिकों ने पेंशन विसंगति को लेकर एसडीएम के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन दिया। सरकार को अपने अपने संगठनों के माध्यम से पत्राचार और रेडियो से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। यही नहीं, उसके बाद पूर्व सैनिक संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। सभी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान दसौली ब्लॉक के पूर्व सैनिक संगठन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जंतर मंतर के 100वां दिन पूरा हो रहा है। इसी के अनुसार हमें आदेश हुआ कि आप तहसील स्तर पर अपने ब्लॉक में और अपने एसडीएम साहब या तहसीलदार को वही जितने ज्ञापन हमने आज तक सौंपे गए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को, उन ज्ञापनों का हमने उसमें उल्लेख किया है। तहसील स्तर पर एसडीएम साहब या तहसीलदार के थ्रू हमें इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कि आप इस पर कार्रवाई किए, हमारे ज्ञापन गए कहाँ हैं। 20 फरवरी से हमारा आंदोलन शुरू हो गया था ORP 2 के माध्यम से, क्योंकि ORP 1 में जो जेएसयूज अदर्स रैंक पब्लिक ऑफिसर्स उसमें इतनी विसंगतियाँ थी, उनका 50% ऑफिसर्स का बढ़ा और जेएसयूज और अदर्स रैंक का किसी का 22, किसी का 19, किसी ऐसे हमारा एक हमने जो तालिका बनाई थी उसके आधार पर हमने ये पाया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। 30 तारीख को हमको पूरे 100 दिन हो गए धरना प्रदर्शन में, जंतर मंतर में। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम जो है हर छोटे लेवल तक, ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक जाएंगे और अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से क्रमबद्ध निवेदन भी करते हैं। हल्द्वानी में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च कोतवाली परिसर से शुरू होकर पटेल चौक, गांधीनगर, सरदर बाजार और हल्द्वानी के कई अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में निकला। तो वहीं मौके पर हो रहे अतिक्रमण को भी पुलिस ने हटाया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक हरिवंश सिंह ने बताया कि जिस तरह से शहर के अंदर अतिक्रमण हो रहा है उसे देखते हुए लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जो भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पुलिस के द्वारा वृहद सत्यापन अभियान और अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च निकाला गया है कि जो लोग सत्यापन नहीं अभी तक करा पाए हैं वो लोग अपने सत्यापन करवा लें और वृहद अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ है वो अतिक्रमण हटा लें। ये एक मैसेज है नैनीताल पुलिस का शहर की जनता को। पिथौरागढ़ के बलुआ कोट क्षेत्र में एक युवक ने पत्थर से कुचल करके एक अधेड़ की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते हत्या की गई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलवाकोट थाना क्षेत्र में आज सुबह वहाँ के एक गांव बैया पौड़ी की एक सुबह सूचना आई थी, जिसमें किसी ग्रामीण के द्वारा अपने एक गांव के व्यक्ति की जो है पत्थर से सर कुचल कर हत्या कर दी गई है। इसमें मौके पर पुलिस गई और मौके से ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मृतक है उसका पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है।
उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदल ली है। लगातार 2 दिन से रुक रुक करके बारिश हो रही है और गंगोत्री धाम में लगातार यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित होती हुई दिख रही है। रात से ही गर्जना के साथ साथ ओले गिर रहे हैं। पहाड़ों में बारिश होने के साथ साथ ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। गंगोत्री में भारी बरसात के बीच गंगा पुरोहित सभा ठंड से ठिठुर रहे यात्रियों के लिए गरम गरम चाय और झंगोरे की खीर का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। सभी यात्री रेनकोट और छाते लेकर के जा रहे हैं, मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं और यात्री मंदिर समिति का धन्यवाद भी कर रहे हैं। आज गंगोत्री धाम में हजारों श्रद्धालु तीर्थयात्री महानुभाव मां गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं और अत्यधिक बारिश और ठंड होने के कारण यहाँ पे मंदिर समिति एवं गंगा सभा की तरफ से उनके पैरों पर गर्म पानी डाला जा रहा है और साथ ही उनकी चाय और जलपान की व्यवस्था की जा रही है ताकि यात्रियों को ठंड से बचाया जा सके। हमने भैरव बाबा के धोने पर अग्नि प्रज्वलित कर रखी है, जिससे यात्री वहाँ पे आग से अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं और मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूँगा कि आप जो है प्रेम पूर्वक से माँ गंगा के दर्शन करें। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपियों के कब्जे से करीब 13 किलो गांजा पत्ती के साथ साथ ही 2 मोबाइल फोन और 10,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी बरेली से गांजे की खेप लेकर के आए थे, जिसे गंगा दशहरा मेले में बेचने की फिराक में थे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है 2025 तक का अभियान है, जिसमें नशा मुक्त करने के लिए सभी जगह हमारी जो पुलिस प्रशासन सभी लगे हुए हैं पूरे उत्तराखंड में। उसी को देखते हुए उसी क्रम में कल 2 लोग के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के थे जो लगातार यहाँ गांजे की तस्करी कर रहे थे। उनकी सूचना मिलने के बाद जो है ज्वालापुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और करीब 13 किलो गांजा उनसे बरामद किया गया। कुछ पूछताछ में जानकारी मिली, उसमें हमारी टीम और काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये प्रोजेक्ट करीब 1000 एकड़ में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में लगभग 7500 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश और युवाओं के लिए लगभग 20,000 लोगों को रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए एसपीवी को लीज पर भूमि उपलब्ध करा दी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत सरकार से एसपीवी में अपना जो अंश दिया है वो लगभग 410 करोड़ है। योगदान मिलने से समस्त अवस्थापना के कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने एसपीवी में अपना अंशदान जल्द ही देने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है। कॉरिडोर बनाने के लिए जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी कालागढ़ पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक रितु खंडूड़ी ने जनता दरबार आयोजित करके जनता की समस्या सुनकर मौके पर ही समाधान किया। तो वहीं 24 लोगों को आर्थिक सहायता के लिए लाखों रुपए के चेक भी बांटे। तो वहीं अतिक्रमण को लेकर के उन्होंने कहा कि जो पुराने धार्मिक स्थल हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ नए धार्मिक स्थल हैं जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्लैरिटी है कि जो पुराने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो धार्मिक स्थलों को तो नहीं कुछ छेड़छाड़ हो रही है, जो नए बने हुए शायद उनको अतिक्रमण के तौर पर हटाया जा रहा है। यहाँ पर प्रयास ये था लोगों की समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं का किस तरह से हम निस्तारण कर सकते हैं उस पर कार्य करें। साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं कालागढ़ की, उनके बारे में जरा विचार हो और प्रयास किया जाए हम सब के द्वारा, अफसरों और सरकार के द्वारा, कि किस तरह से उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि कुछ चीजों का यहाँ पर समस्याओं का निवारण अवश्य हुआ। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के देहरादून के बन्नू स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
बीते दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। यह प्रदर्शनी 3 तारीख तक आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसमें विशेष रूप से हिमाद्री एम्पोरियम की ओर से मंजू घास के बने उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र है। प्रदर्शनी में पहुंच रहे लोग चपाती, बास्केट, मंजू ट्रे, रिंगॉल प्रोडक्ट्स को काफी पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। इसके अलावा लोग पहाड़ी टोपियां को भी काफी पसंद कर रहे हैं। तो वे प्रदर्शनी में हिलांस की ओर से भी स्टॉल लगाया गया है, जहां पर पहाड़ी उत्पादों की पैकेजिंग करके उन्हें बेचा जा रहा है। सर्वप्रथम तो आप सबका मेरे स्टॉल पर स्वागत। मैं विनोद असवाल, ये पहाड़ी टोपी का पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और ये हमारे उत्तराखंड की टोपी है और इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। ये जहाँ पे भी जो भी आज की डेट में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे लोग इस प्रकार की टोपी को बहुत पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। इवन बच्चों में भी काफ़ी जोश है इस प्रकार की टोपी पहनने का, तो मेरे से बच्चों ने भी मंगवाई है। तो कल मेरे पास डिमांड आई थी तो मैंने इस प्रकार की ये बच्चों के लिए अलग अलग वैरायटी की ये ब्रह्म कमल लगा के ये टोपियाँ भी बनाई है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके साथ में मैंने हिमाचली टोपियाँ भी रखी है, तो कुछ लोग आते हैं जो उसको भी पसंद, वो भी पहाड़ का ट्रेडिशन है जो उसको भी पसंद करते हैं। मेरा नाम अनिल बमराड़ा है और मैं रीप प्रोजेक्ट से हूँ सर। और रीप जो प्रोजेक्ट है वो हिलांस नाम से ब्रांडिंग कर रहा है सर। पूरे उत्तराखंड में हमारा हिलांस के नाम से ब्रांडिंग हो रही है और जगह जगह हम ब्लॉक स्तर पे भी काम कर रहे हैं। तमाम समूह हमारे से जुड़े हुए हैं जो हिलांस के नाम से अपना उत्पादन बेच रहे हैं सर। और इसके जैसे हमारे हिलांस के नाम से हम काफ़ी उत्पादन है, जैसे हमारी ये रेड राइस है, ये रेड राइस है, ये शुगर फ्री है। पहाड़ी उत्पादन हमारे जो है मेडिकल में भी आते हैं, ये शुगर के पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है सर। और ये हमारी हर्षिल की रात में है, उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा बिकने वाली दाल है ये। और ये देश विदेशों में भी हमारी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में चल रही है। उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सर। मेरा नाम अनीता है और मैं ग्राम चरवा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम एकता स्वयं सहायता समूह है जो सहसपुर आस्था में क्लस्टर है। आस्था क्लस्टर से जुड़े हुए हैं। कई समूह में महिलाएं काम करती हैं, तो वो पहाड़ी टोपी बना रही है, जूट के बैग बना रही है, अचार बना रही है कई प्रकार के। लेकिन अभी बारिश की वजह से थोड़ा कस्टमर कम है, लेकिन हाँ जैसे ही मौसम खुलेगा तो यहाँ कस्टमर आने। मसूरी में कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने मसूरी विधायक और प्रदेश के काबीना मंत्री से 12 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा और कहा कि उन्होंने मसूरी के विकास के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता का फायदा हो, इसलिए अब इसका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि आगामी 3 जून को शहर कांग्रेस कचहरी में माल रोड की बदहाल हालत के खिलाफ धरना भी देंगे। माननीय मंत्री जी, मेरा उनसे सिर्फ 12 साल का लेखा जोखा यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से मांगा गया है। क्या उन्होंने धरातल में मसूरी की जनता के लिए कोई कार्य किया है? क्या उन्होंने बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की यहाँ पे व्यवस्था जुटाई है? क्या उन्होंने जो ये पूर्व में जितनी भी वो बातें बार बार अखबारों के माध्यम से करते हैं, तो कहाँ है वो धरातल पे? इन्हीं सभी सवालों को लेकर अब हम इसे आंदोलन का रूप देंगे, जिसमें प्रथम जो हमारा कार्य रहेगा वो धरने का है। तो विधायक ने 12 साल का हिसाब मांगा है। विधायक से 12 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु माल रोड की बदहाली पर धरना देने की भी बात सामने आ रही है। मसूरी में कुछ इस तरह की बात देखने को मिली है, जहां अमित गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने माल रोड की बदहाली को लेकर के धरना देने की बात कही है। G20 के तीसरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर के अब अधिकारी एक बार फिर से हरकत में नजर आ रहे हैं। हाल ही में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने त्रिवेणी घाट का निरीक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों को घाट की मरम्मत कराने के संबंध में प्रस्ताव और बजट बना करके भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान पंकज पांडे ने बताया कि G20 का तीसरा कार्यक्रम ऋषिकेश में होगा। इसे लेकर के नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को पत्र भेज करके विदेशी डेलीगेट्स को त्रिवेणी घाट पर आरती करवाने का निवेदन किया था। इसलिए राज्य सरकार ने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती होने की संभावना को देखते हुए व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। तो जो उन्होंने डेडलाइन दी है कि 15 दिन तक काम कंप्लीट करना है, 20 तारीख, लेकिन मुझे लगता है कि जून के अंतिम सप्ताह तक होगा। और मुझे लगता है कि 21 जून को अगर कार्यक्रम
संभावित यहाँ पे होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। देखिए, आप जानते हैं G20 की यहाँ पे बैठकें हो रही हैं, 2 बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में जून के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है। इसमें जो ऋषिकेश नहीं शामिल किया गया था, तो जो यहाँ के नगर निगम की महापौर हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र हम लोग को यहाँ से प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इस पर विचार किया यहाँ पे आके, और मैं स्वयं यहाँ पे आके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे संभावना बन रही। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।